देश की राजधानी दिल्ली की एक विधानसभा है सीलमपुर। यहाँ पहली बार जो चुनाव हुए वो हुए थे साल 1993 में और जनता दल के टिकट पर चौधरी मतीन अहमद ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद लगातार वो यहाँ से 5 बार के विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। पर 1993 से लेकर आज तक सीलमपुर पूरी तरह से बदल चुका है और आज के सीलमपुर में और उस वक्त के सीलमपुर में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज हम सीलमपुर की कहानी ही आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव पांचाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आज का सीलमपुर 2 भागों में बटा दिखाई देता है, पुराना सीलमपुर गांव और नया सीलमपुर। पुराना सीलमपुर गांव देश की राजधानी दिल्ली के उन ऐतिहासिक गांवों में से एक है जहां की बसावट के शुरुआती सालों की बात करें तो स्थानीय निवासियों को जो सुविधाएं पहले मुहैया नहीं करा पाई सरकार, उसका इंतज़ार वो आज भी कर रहे हैं। यहाँ भी बदलते वक्त के साथ विकास के नाम पर कई परिवर्तन किए गए, मगर यहाँ की मुश्किलें और यहाँ के ग्रामीणों की मुश्किलें आज भी उनके पीछे पड़ी हैं और उनका साथ नहीं छोड़ रही। मेन रोड पर लगने वाला जाम लोगों की मुसीबतों का सबब बना हुआ है। अगर इस गांव के इतिहास की बात की जाए तो एक करीब 450 साल पुराना बताया जाता है। एक बुजुर्ग का कहना है कि जिस स्थान पर आज के समय में ये गांव बसा हुआ है वो काफ़ी पुराने समय में केवल जंगल हुआ करता था, जहां किसी समय शिकारगाह हुआ करती थी और बादशाह अकबर के बेटे सलीम बादशाह कश्ती लेकर जमुना जी पार करके यहां पर शिकार करने आते थे। इसी का कारण था कि कुछ समय बाद इस जगह का नाम सलीमगढ़ के एक हिस्से के रूप में जाना जाने लगा, जो रेलवे लाइन बिछने के बाद 2 भागों में बंट गया। अगर इसकी पहचान देखनी हो और इसकी पहचान को एक रूप में पिरोना हो तो लोहे के पुल और रेलवे लाइन के दूसरी पार यमुना बाजार इलाके में अभी भी सलीमगढ़ का वो किला मौजूद है जिसके नाम पर सीलमपुर का नाम पहले पड़ा था। आज़ादी से पहले तक ये गांव उत्तर प्रदेश के मेरठ का हिस्सा था, जहां पुराने समय में 9 से ज़्यादा और लगभग करीब 52 ऐसी मंडियां थी जो यहाँ पर लगाई जाती थी, जहां से दिल्ली के साथ साथ दूर दराज के जो इलाके थे वहां से लोग अपना सामान खरीदने आते थे। आज़ादी के बाद ये गांव अपने वास्तविक रूप में आया और वास्तविक रूप में आने के बाद इसका नाम सलीमगढ़ से बदलकर सीलमपुर रखा गया। उस समय ग्रामीणों के यहाँ पर प्रमुख काम जो थे वो खेती बाड़ी और पशुपालन हुआ करते थे। चलिए सीलमपुर के बारे में आपको कुछ और ख़ास चीज़ें बता देते हैं। इस वक्त सीलमपुर भारत के सबसे बड़े ई कचरा बाज़ारों में से एक है। सीलमपुर गांव में गुर्जर परंपरा अभी भी दिखाई देती है। 1857 की बात करें तो 1857 में यहाँ ज़्यादातर लोग आज़ादी के लिए संघर्ष करते दिखाई दिए थे, पर अब इसे मुस्लिम बहुल इलाके के रूप में देखा जाता है। साल 1963 में ये गांव गुर्जर जमींदारों का हुआ करता था। उस समय यहाँ के लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन पर ही निर्भर करते थे। साल 1974 की बात करें तो 1974 तक यहाँ पर एक साफ पानी की नदी और जिसे कहते हैं नदी से निकलकर एक नहर यहाँ से निकलती थी। बाद में गांव की ज़मीनें सोसाइटी और बस्ती में बन गई और ज़मीन का अतिक्रमण होने लगा, जिसके बाद आज वो महज जिसको हम पहले नहर कहते थे वो नाले में तब्दील होता दिखाई दिया। ये तो हुई इतिहास की बात। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस सीट पे राजनीतिक हिसाब से कौन कितना खास है और आज तक ऐसी कौन सी वजह रही जिसके कारण बीजेपी यहाँ से अपना खाता भी नहीं खोल पाई। सीलमपुर की विधानसभा सीट का राजनीतिक दृष्टिकोण देखें तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सीलमपुर दिल्ली की वो सीट है जहां से 1993 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। इस सीट पर 60% जो आबादी है वो मुस्लिम है और लगभग 40% मतदाता हिंदू हैं, यानी कि सीलमपुर सीट का जो मतदाता निर्णायक भूमिका में है वो मुस्लिम समाज है। जब से सीलमपुर विधानसभा पर चुनाव की शुरुआत हुई, जब से चौधरी मतीन अहमद लगातार 5 बार जीते। अगर साल 2008 की बात करें तो इस बार भी चौधरी मतीन अहमद ने यहाँ से बड़ी जीत हासिल की थी और उन्हें 47,820 वोट मिले थे। इसके साथ ही यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उस वक्त यहाँ पर 21,546 वोट बीजेपी को मिले थे। उस समय बीएसपी भी मैदान में थी और उन्हें यहाँ से 13,445 वोट मिले थे।
इसके बाद साल 2013 की बात करते हैं। दिल्ली में एक बार फिर से चुनाव होते हैं। इस बार चौधरी मतीन अहमद एक बार फिर से जीत के आते हैं और उन्हें कांग्रेस से 46,452 वोट मिलती हैं। इसके साथ ही कौशल कुमार मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 24,724 वोट मिलती हैं। और वहीं बीएसपी अब्दुल रहमान जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 13,352 वोट मिलती हैं। साल 2013 की बात करें तो कई प्रत्याशी सीलमपुर विधानसभा से मैदान में थे। इसके बाद साल 2015 में पूरी तरह से चुनावी प्रकरण बदल जाता है और चुनाव के नतीजे चौधरी मतीन अहमद के विपक्षी आने लगते हैं। और इस बार मोहम्मद इशाक आम आदमी पार्टी से यहां पर जीत हासिल करते हैं और उन्हें 57,302 वोट मिलती हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी इस समय संजय जैन को मैदान में उतारती है, उन्हें 29,415 वोट मिलती है। और जो हमेशा से जीतते थे चौधरी मतीन अहमद, वो तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। चौधरी मतीन अहमद को 23,791 वोट मिलती हैं। अगर 2020 की बात करें, जो बीता चुनाव गया है, उसमें भी चौधरी मतीन अहमद को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार फिर आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी थी, मगर विधायक का चेहरा बदल गया था। इस वक्त यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से अब्दुल रहमान को देखा गया। अब्दुल रहमान ने 72,694 वोट हासिल किए थे। बीजेपी को इस सीट पर 35,774 वोट मिले थे और फिर मतीन अहमद तीसरे नंबर पर नजर आए थे। चौधरी मतीन अहमद को 20,247 वोट मिले थे। साल 1993 से लेकर 2013 तक सीलमपुर से लगातार चौधरी मतीन अहमद विधायक रहे। उन्होंने एक बार जनता दल से और एक बार निर्दलीय तो 2 बार कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा और एक बड़ी जीत हासिल की। लेकिन साल 2015 में आम आदमी पार्टी की आंधी में चौधरी मतीन अहमद के अजय किले ढह गए और वो एक बड़ी हार देखने को मिली और चौधरी मतीन अहमद यहां से चुनाव हार जाते हैं। साल 2015 में आप नेता हाजी इशराक खान चौधरी मतीन अहमद को शिकस्त दे देते हैं। लेकिन साल 2020 में फिर कांग्रेस चौधरी मतीन अहमद पर दाव खेलती है, जब आम आदमी पार्टी के हाजी इशराक का टिकट काट देती है और आम आदमी पार्टी उनकी जगह युवा चेहरे अब्दुल रहमान को मैदान में उतारती है। इस सीट पर हिंदू वोट पर नजर गड़ाए बैठी बीजेपी साल 2013 में अपने उम्मीदवार को भी यहां से टिकट देती है। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में जाफराबाद, चौहान बागर, शास्त्री पार्क, ब्रह्मपुरी, गौतमपुरी, पुस्ता रोड, इसके साथ ही और कई इलाके इस विधानसभा में आते हैं। इस इलाके में रिहाइश के अलावा एक बड़ी संख्या में फैक्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी। सीलमपुर और जाफराबाद में एक बड़ी मार्केट है, जहां पे जैकेट के साथ साथ जींस का एक बड़ा कारोबार होता है। इसके साथ ही कूलर, पतंग और धागे, अगरबत्ती जैसे छोटे बड़े कारोबार हजारों की संख्या में मिलेंगे। खैर, साल 2015 की बात करते हैं। साल 2015 में पहली बार सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हाजी इशराक विधायक बने थे, जो चौधरी मतीन अहमद को हटाकर विधानसभा पहुंचे थे। ये साल 2015 के आंकड़े हैं जो आप इस समय देख रहे हैं, जब बीजेपी ने एक बड़ी मार्जिन से कह लीजिए वोट हासिल करी थी सीलमपुर में। तो उस समय चौधरी मतीन अहमद बड़े सिमटे दिखाई दिए थे और उनका वोट परसेंटेज भी लगातार कम हुआ था। तो ये सब आंकड़े हैं जो आप इस समय देख रहे हैं। कहते हैं सीलमपुर में लोगों का मानना है कि सीलमपुर में काम से ज्यादा दुआ सलाम का असर होता है। यहाँ के जो नेता जनता से अच्छा तालमेल बना लेते हैं, वो इस विधानसभा पर अपना दबदबा बना लेते हैं। भाजपा के जो दूसरे नंबर के विधायकी पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने हार का मुंह देखा। वहीं कांग्रेस से वो आगे निकल गए थे, क्योंकि उस समय चौधरी मतीन अहमद दूसरे नंबर पर आए थे। यहाँ के नतीजे बड़े चौंकाने वाले थे। अगर हम साल 2020 के चुनावों को देखते हैं तो यहाँ पर जनता ने बहुत डरावनी चीजें देखी थी और 2000 चुनाव जो हुए थे, 2020 के जो चुनाव हुए थे, उससे पहले हमने एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ देखा था। देश में सीए और एनआरसी को लेकर जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा था और इस समय दिल्ली में चुनाव थे। बेशक इन दंगों की आग से झुलसे हुए अभी 5 साल सीलमपुर को बीत गए हों, पर आज भी कहीं ना कहीं उसके धुएं की गंध सीलमपुर और जाफराबाद की राजनीति की फिजाओं में घुली दिखाई देती है। ये दोनों इलाके नॉर्थ ईस्ट सीट के अंदर आते हैं। साल 2020 में जब देश की राजधानी में सांप्रदायिक दंगे हुए, यहाँ सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिली थी। जमीन पर जबरदस्त तनाव था।
अब हिंसा के लोगों को उभरने का समय था, मगर वो आज भी उभर नहीं पाए हैं। लेकिन यहाँ की सियासत आज भी उबलती दिखाई देती है और यहाँ आज भी उम्मीद के, मुसीबत के और जो बादल थे उस समय वो उतने ज़्यादा छटे दिखाई नहीं देते। मुसीबत का एक पैटर्न ये भी साफ दिखाई देता है कि जो मुस्लिम समुदाय है यहाँ पर ज़्यादातर संख्या में दिखता है। तो ऐसे में हिंदू मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक जो दंगे हमें दिल्ली में दिखाई देते हैं वो इस सीट पर सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। मगर मौजूदा समय की बात करें तो वो चीज़ें कई हद तक कम हुई हैं। खैर, मुस्लिम समाज जो कि यहाँ बहुमत में है वो चाहता है कि उनका नेता मुस्लिम हो। वहीं हिंदू वोटर खुलकर बीजेपी के लिए यहाँ पर वैटिंग करते नजर आते हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि साल 2020 की बात करें और साल 2020 में पहली बार वो दंगे हुए थे और उससे पहले भी हमने एक मंजर सीलमपुर में देखा था और वो इतना डरावना था कि उसने ही हमें 2020 की यादें और पहले जो 1992 की स्थिति थी वो याद कराता है और वो मंजर बड़ा ही डरावना होता है। खैर, हम आपको 1992 की एक कहानी सुनाते हैं जो बड़ी ही दिलचस्प है। कहते हैं सब वक्त के साथ ठीक हो जाता है और सब वक्त वक्त की बात है। तब साल 2092 का वक्त था और महीना था दिसंबर का। साल 1992 में शुरुआती दौर था और अयोध्या की बाबरी मस्जिद को लेकर बवाल पूरे देश में मचा हुआ था और साल 2020 में सीए एनआरसी को लेकर लगातार दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे थे। 28 साल इस चीज को गुजर चुके थे। 28 साल बाद भी अगर दिल्ली में कुछ नहीं बदला तो वो थी इस सीट की तस्वीर। मतलब उस वक्त भी दिल्ली की सीलमपुर जाफराबाद में एक खूनी संघर्ष देखने को मिला था और यहाँ की जमीन खून से लाल हुई थी और 23 फरवरी 2020 में भी यहाँ की जमीन खून में रंगी दिखाई दी। उस वक्त के डीसीपी अपनी कहानी, पूरी घटना बताते हैं और एक जबरदस्त कहानी सुनाते हैं। वक्त था और सन था 1992, दिसंबर का महीना था। दीपक मिश्रा उत्तरी पूर्वी जिले के डीसीपी हुआ करते थे। उन्हें पता चल चुका था कि बाबरी की घटना के बाद दिल्ली के सीलमपुर में फसाद फैलाने की तैयारी की जा रही है। वो अलर्ट मोड में थे, मगर किसी को कुछ बताया नहीं। सिर्फ अपने पास मौजूद डीसीपी रिजर्व एक कंपनी फोर्स को तैयार रहने को कहा। उन्होंने ये भी कहा था कि डीसीपी रिजर्व जवानों को कि वो सभी अपनी 303 राइफल को अच्छी तरह जांच परख लें और किसी की राइफल में अगर एंड वक्त पर धोखा दिया तो उसको मैं नहीं बख्शूंगा। दीपक मिश्रा आगे बताते हैं, अभी मैं यहाँ सब तैयारी देख ही रहा था, तब तक खबर आती है कि दिल्ली पुलिस के एक सिपाही को सीलमपुर में चाकू मार दिया है। मैं इस वक्त मौके की तलाश में था। मैं चाह रहा था कि दूसरी जो तरफ से जो लड़ाई है या कह लीजिए जो बात दूसरी तरफ से बढ़ाई जाए तब पुलिस अपना कदम उठाएगी और हुआ भी कुछ ऐसा। हाँ, इतने में मैंने ठान के रख रखा था कि अगर जिले में कुछ बेकसूर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है और पुलिस के नौजवान के साथ कोई ऐसी बर्बरता देखने को आती है तो वो इस पर पूरी तरह से एक्शन लेंगे और अगर किसी को भी खरोंच आई तो वो बख्शेंगे नहीं। तो हिसाब बराबर करने के लिए डीसीपी मैदान में उतरते हैं। सपाई के चाकू लगने की खबर मिलती है और डीसीपी मौके पर पहुंच जाते हैं। हथियारबंद जवानों को लेकर सीलमपुर के लिए निकलते हैं और जाते ही इलाके में पहले ही कमिश्नर को बताने से वो उस वक्त मुसीबत को मोल लेते हैं और कमिश्नर को बिना बताए वो वहां के लिए निकल जाते हैं। खैर, ये सब चीजें हो रही थी, इतने में पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था। कर्फ्यू के लिए लाउड स्पीकर पर लगातार ऐलान किया जा रहा था। बता दिया गया था कि कर्फ्यू में अगर कोई बाहर निकलता है और कोई हरकत हिमाकत करेगा तो उसकी लाउड स्पीकर से आवाज नहीं आएगी, जबकि उसके पास तक पुलिस की गोली पहुंचेगी। कर्फ्यू और उसका ऐलान का असर जबरदस्त तरीकों को देखने को मिला। देखते ही देखते हालात में पूरी तरह से और इलाके में सन्नाटा पसर गया। इसके बाद भी कुछ उपद्रवी सड़कों पर आग लगा रहे थे और घूम रहे थे और डीसीपी ने पहले सोचा कि इनको हवा में गोली चलाकर डराया जाए, मगर उसके बाद उन्होंने पुलिस को इस चीज के लिए कमजोर समझा। इसके बाद डीसीपी ने अपनी हरकत दिखाई और लगातार गोलियां बरसाई, जिसके बाद हमने देखा
कि पूरे इलाके में जबरदस्त तरह से तनाव फैल गया और कई लाशें, कम से कम उस समय की बात करें और डीसीपी बताते हैं उनके मुताबिक 20-25 दंगाइयों की लाशें इधर उधर इलाके की सड़कों पर पड़ी हुई थी। उसके बाद उस दिन से आज तक कह लीजिए या डीसीपी रहे हैं जब तक, किसी भी दंगाई ने गर्दन ऊपर उठाते हुए खुद को नहीं देखा और ऐसी कोई भी हिमाकत नहीं करी जिससे उसको नुकसान पहुंचे। साथ ही जो हाथ में ईंट पत्थर और पेट्रोल बम लिए घूमते थे, उन लोगों की तादाद भी पूरी तरह से इस इलाके से खत्म हो चुकी थी। खैर, अब दिल्ली में चुनाव हैं, आपने चौधरी जुबेर को मैदान में उतारा है। मौजूदा समय के विधायक का टिकट जो आम आदमी से थे उनका कट चुका है। मतीन अपनी सियासी जमीन है और मतीन एक लंबे समय से विधायक भी रहे हैं 5 बार के। बेशक उनका पारा थोड़ा सा गिरा हो, मगर आज भी उनकी शाख इलाके में चलती है। बीजेपी के पास अपना हिंदूवादी मुद्दों को लेकर खड़े होने के लिए कई लोग सीलमपुर में मौजूद हैं। मतीन के जाने के बाद कांग्रेस फिलहाल कोई मजबूत चेहरा तलाश कर रही है, क्योंकि अभी फिलहाल मौजूदा समय में उसके पास कोई मजबूत चेहरा नहीं दिखाई देता। पर यह तय है कि कांग्रेस ने पहली कोशिश रहेगी कि वो इस सीट से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारे, जो कि तय है कि मुस्लिम समाज को बांटता दिखाई देगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब चौधरी जुबेर एक मुस्लिम चेहरे के रूप में इस विधानसभा में चुनाव लड़ते दिखाई देंगे, तो कांग्रेस भी चाहेगी कि मुस्लिम चेहरा उतारकर उन वोटों को हासिल किया जाए। और इन सब के बीच बीजेपी यही चाहती है, क्योंकि इस सीट का समीकरण जिस तरह से बीजेपी बैठाना चाहती है, उसे जीत उसी समीकरण पर मिलेगी। खैर, वक्त बताएगा कि मतीन की जड़ें इस सीट पर कितनी मजबूत हैं और बीजेपी इस सीट के लिए कौन सा मास्टर प्लान भविष्य में तैयार करती है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।